सर जो हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं उनके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति है कैसे पहचाने कि उसकी बॉडी में, उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है? वेरी गुड क्वेश्चन। तो सिम्टम्स जानना बहुत जरूरी है, तभी हम पकड़ पाएंगे बीमारियों को। एंड सिम्टम्स, कोई भी सिम्टम्स, दे आर अलार्म्स ऑफ आवर बॉडी, देन ओनली वी ट्राई एंड फाइंड आउट द रीजन। तो सिम्टम्स को जानना बहुत जरूरी है। हार्ट के पेशेंट्स में, दिल के मरीजों में जो मेन सिम्टम्स होते हैं, दे आर यूजुअली एक्सर्शनल। एक्सर्शनल मतलब काम करने पे। तो इफ यू वॉक ब्रिस्कली, थोड़ा तेज चलते हैं आप, तो आपको लगता है सांस फूल रही है। थोड़ा सा तेज चलने पे आपको छाती में दबाव, भारीपन ये महसूस होता है। आपने हल्का सा एक्सर्ट किया, यू स्टार्टेड स्वेटिंग प्रोफ्यूजली, जो कि आपको पहले इतना नहीं होता था। एक्सर्शनल पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन मतलब आप थोड़ा सा चले और बहुत तेज धड़कन दिल में महसूस हो रही है। इसके अलावा जो कॉमनली मिस्ड है, दैट इज फटीग, इजी फटीगेबिलिटी। थोड़ा सा काम करके मैं थक गया हूं, तो लोगों को लगता है कि मेरी उम्र हो रही है या थोड़ा सा बीमार था, उस कारण से मेरे को फटीग या थकान हो रही है। बट फटीगेबिलिटी कैन बी वेरी इजीली मिस्ड सिम्टम, जो कि दिल के कारण शायद हो रहा था। इसके अलावा डिस्पेप्सिया मतलब गैस के सिम्टम भी कभी कभार हार्ट के कारण हो सकते हैं, या दिल के मरीजों में गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं। बर्निंग, सेंटर में बर्निंग होना, गैस बनना, ये सिम्टम भी हो सकते हैं। इसके अलावा इन सिम्टम्स में आप कंफ्यूज कर जाते हैं। किसी को चेस्ट पेन होगा, किसी को छाती में दर्द होगा, दे विल रश टू हॉस्पिटल कि मुझे हार्ट की तकलीफ हो रही है। आप मिस कहाँ करते हैं? जब ये गैस्ट्रिक सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको नौजिया जैसा लग रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो यू कैन इजीली मिस योर सिम्टम्स। वहां पर कुछ चीजों का ध्यान देना जरूरी है कि इन सिम्टम्स के साथ गैस तो होती रहती है आदमी को। आपको लग रहा है कि नहीं, मैंने गैस की गोली खा ली है, मैंने अपने जो प्रिकॉशन लेने थे वो ले लिए हैं, स्टिल इट इज वर्सनिंग, ये फिर भी खराब हो रहा है, साथ में मुझे पसीने आ रहे हैं। देन देयर इज अ फीलिंग दैट इज कॉल्ड एज सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम। मतलब आदमी को लगता है कुछ खराब होने वाला है मेरे साथ, वो बॉडी अपने आप ही बोलती है। तो दैट सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, वो आपको एक क्लियर कट सिग्नल देती है कि नहीं, आई शुड रश टू द हॉस्पिटल और आई शुड विजिट माई नियरेस्ट कार्डियोलॉजी सेंटर। ओके सर, अभी आपने पैल्पिटेशन की बात की थी और इंटरनेट पर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नॉर्मल हार्ट रेट क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो नॉर्मल हार्ट रेट यूजुअली पर मिनट, अगर आपका हार्ट रेट 60 to 90, दिस इज अ रेंज, 60 से 90 के बीच में, कई जगह पर 50 to 90 भी बोला जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन आपकी फिजिकल एक्टिविटी। जो एथलीट्स होते हैं, दे यूजुअली टेंड टू हैव अ लोअर हार्ट रेट। नॉन एथलीट्स या जनरल पब्लिक थोड़ा सा, या जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उन लोगों का थोड़ा सा हायर साइड पर रहता है। बट देयर इज अ रेंज, 60 to 90 पर मिनट इज द नॉर्मल हार्ट बीट या हार्ट रेट। सर जो आपने अभी सिम्टम्स बताए थे कि आपको पैल्पिटेशंस होते हैं, आपको बर्निंग सेंसेशंस हो सकते हैं स्टमक में, या हार्ट में भी बर्निंग सेंसेशंस हो सकते हैं, तो क्या होता है ना, कई बार आपने भी बोला कि लोग इग्नोर कर देते हैं। ये जो सिम्टम्स हैं वो ओवर द टाइम दिखना शुरू होते हैं, एकदम से ही दिखना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर आज मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम फील हो रही है, तो क्या ऐसा मेरा हार्ट इशू हो सकता है उसकी वजह से, या ये थोड़ा टाइम ले लेके धीरे धीरे बिल्डअप होता है? यस, तो अच्छा सवाल है ये। यूजुअली जिसको भी आज अटैक पड़ा है, कुछ समय पहले से ये सिम्टम्स चल रहे होते हैं। इनिशियली वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, थोड़ी देर में रुक जाते हैं। बट विद द कोर्स ऑफ टाइम दे बिकम मोर सीवियर, इंटेंसिटी बढ़ जाती है उनकी, द ड्यूरेशन बिकम्स लॉन्गर, एंड देन इट स्टार्ट्स बिकमिंग एसोसिएटेड विद अदर थिंग्स ऑल्सो। मान लो 15-20 दिन पहले मैं हल्की सी गैस बनी और मैंने कुछ गैस की गोलियां खाई, एंड इट रिलीव्ड आफ्टर 15-20 मिनट्स। अगेन 10 डेज के बाद नाउ इट द ड्यूरेशन हैज इंक्रीज, आधा घंटा मैं अनकंफर्टेबल रहा, मैंने गैस की गोली खाई, उसके बाद मुझे आराम नहीं मिला। एंड अगेन आफ्टर 5-10 डेज इट हैज इंक्रीज टू मच, क्या मुझे स्वेटिंग भी हो रही है, मेरे को परेशानी होने लग गई। तो दिस इज हाउ यूजुअली द सिम्टम्स दे प्रोग्रेस। बट समटाइम्स व्हेन इट इज अ acute coronary syndrome scenario, मतलब अटैक पड़ रहा है आपको, that time sometimes some people they don't have these previous background symptoms. उस केस में आपको सडनली छाती में दर्द, भारीपन, घबराहट या बर्निंग या वॉमिटिंग, नौसिया हो सकता है। ओके, तो सर जैसे कि अभी आपने बताया कि ये ओवर द टाइम होते हैं, धीरे धीरे आपको दिखना शुरू होते हैं सिम्टम्स हार्ट प्रॉब्लम्स के। एक जो बहुत कॉमन सवाल रहता है लोगों का, जो इंटरनेट पे वो सर्च करते हैं कि मोस्ट कॉमन हार्ट प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सबसे ज्यादा कॉमन ऐसी कौन सी दिल से संबंधित बीमारियां हैं जिनसे लोग ग्रस्त रहते हैं? तो जो मोस्ट कॉमन हार्ट की बीमारी बोलेंगे, उसमें जो हार्ट को खून देने वाली नसें होती हैं, उसमें ब्लॉकेजेस होना, दैट इज द मोस्ट कॉमन कार्डियक डिजीज।
जिसके कारण आपको एंजाइना जैसे कि चलने में दर्द, भारीपन या अटैक भी बन सकता है। सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसका मतलब हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉकेजेस आना, इज द मोस्ट कॉमन एनकाउंटर्ड दिल की बीमारी हमारी सोसाइटी में। ओके, और इसके अलावा और क्या बीमारियां हैं? अब हार्ट एक बड़ा ऑर्गन है, तो उसके अंदर अगर आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हार्ट की जो बीट करने की स्पीड है 60 to 90, अगर उसमें कोई वेरिएशन होती है, मान लीजिए वो बहुत धीरे हो जाती है, 20-30 पे बीट कर रहा है आपका हार्ट, या बहुत तेज हो जाती है 200-250 पे बीट कर रहा है, देन दीज आर कॉल्ड अरिथमियाज। इनको अरिथमियाज बोला जाता है, हार्ट की धड़कन की एबनॉर्मेलिटी, धड़कने की स्पीड की एबनॉर्मेलिटी। इसके अलावा हार्ट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि कंटिन्यूअसली बीट करता रहता है और ब्लड पुश करता रहता है। अगर इस मसल में किसी तरह से इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो उसको बोला जाता है मायोकार्डाइटिस, हार्ट की मसल्स का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन। तो इस तरह से हार्ट की ये जो आर्टरी की ब्लॉकेजेस जो मैंने बताई जो कॉमन है, उसके अलावा ये कुछ और बीमारियां भी हैं। इसके साथ हार्ट के वॉल्व्स, हार्ट के अंदर वॉल्व्स भी होते हैं जो कि खून का बहाव एक ही डायरेक्शन में बना कर रखते हैं। उनमें भी अगर लीकेजेस या सिकुड़न आ जाती है तो भी आपको हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं। तो ये सब कई बीमारियां हैं, मोस्ट कॉमन कोरोनरी आर्टरी होती है इन सब में। ओके, और जैसे सर अभी आपने मोस्ट कॉमन हार्ट प्रॉब्लम्स बताई, क्या ये हार्ट प्रॉब्लम्स जेनेटिक भी होती हैं? मतलब अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर माँ बाप को है या फैमिली में किसी व्यक्ति को है, तो बच्चों में भी ट्रांसफर होती है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। जेनेटिक इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर कि आपके अंदर बीमारियां हो सकती हैं। कई बीमारियां जो जैसे कि मैंने बताया मोस्ट कॉमन आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस पैदा होना। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को प्री मैच्योर हार्ट डिजीज की शिकायत है, प्री मैच्योर हम लोग तब बोलते हैं जब महिलाओं में 65 से पहले और पुरुषों में 55 से पहले हार्ट की बीमारियां, अटैक हो रहा हो, तो अगर प्री मैच्योर आपकी फैमिली में किसी को है तो आपको खतरा ज्यादा रहता है हार्ट अटैक आने का। तो ये तो हो गया ब्लॉकेजेस वाली बीमारी का। तो हार्ट रिदम या धड़कन की जो एबनॉर्मलिटीज हैं उसके अंदर भी काफी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहता है। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, हार्ट की मसल्स का मोटा हो जाना, ये भी इस तरह की ही एक बीमारी है जो कि जेनेटिक्स, जो कि जीन्स में या परिवारों में कैरी होती है। ओके, मतलब अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको भी होने होने का की रिस्क संभावना ज्यादा है। अच्छा, ज्यादा है? ज्यादा है, yes। क्योंकि उनको ऑलरेडी एक एनवायरनमेंट मिला हुआ है, तो केसेस रहते हैं कि ऐसा रिस्क फैक्टर ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे मैंने बताया जो हार्ट को मसल मोटा हो गया, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, ये अगर हमारे मान लीजिए मेरे फादर को है, तो मेरी प्रोजेनी में मींस माय ब्रदर सिस्टर्स, उनके अंदर भी ये होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर किसी फादर को है तो ही शुड गेट हिज किड्स एंड हिज सिबलिंग्स, मतलब माय फादर इफ ही इज हैविंग डिजीज, उसको बीमारी है, उनको बीमारी है, तो उनके ब्रदर्स मींस मेरे चाचा जी, ताऊ जी, उनमें भी होने की संभावना है, बिकॉज ही हैज, उन्होंने भी किसी से लिया है, अपने फादर से लिया होगा, एंड नाउ ही इज गोइंग टू ट्रांसमिट इट टू मी। नॉट ओनली मी, सिर्फ मैं नहीं, मेरे ब्रदर सिस्टर्स में भी ये बीमारी जा सकती है। सो स्क्रीनिंग भी जरूरी है। अगर आपको पता लग गया कि एक आपको इंडेक्स केस मिल गया है कि इस आदमी को बीमारी है, तो हिज ब्रदर सिस्टर्स, इनके नीचे की जो प्रोजेनी है उसको भी स्क्रीन करना जरूरी होता है। एंड देयर इज स्पेसिफिक क्राइटेरियाज कि वो कब स्क्रीनिंग करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। क्या क्राइटेरियाज होते हैं? इस स्पेसिफिक बीमारी के लिए तो ईसीजी और इको किया जाता है एज अर्ली एज 15-20 ईयर्स ऑफ एज, अगर आपको वो मिल जाता है, और उसके बाद हम लोग वो स्क्रीनिंग करते रहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो बीमारी उस उम्र पे ना आए और कुछ समय के बाद आए, तो स्क्रीनिंग आगे भी कंटिन्यू रहती है इनकी प्रोजेनी में, इनके बच्चों में या इनके ब्रदर सिस्टर्स में। इसके अलावा ये तो हो गया एक रेयर डिजीज। इसके अलावा जो कॉमन बीमारी है कोलेस्ट्रॉल की एबनॉर्मलिटीज, अगर आपके फादर को कोलेस्ट्रॉल की एबनॉर्मलिटीज है एंड उनको हार्ट की बीमारी रही है, तो चांस ज्यादा है कि आपको भी बीमारी आएगी। तो आप क्या करेंगे उसके लिए? यू गेट योर कोलेस्ट्रॉल चेक्ड एट अ अर्ली एज। वैसे भी गाइडलाइंस बोलती हैं कि 30-35 साल की उम्र पे आपको अपने चेक करवा लेने चाहिए, बेसिक टेस्ट, हार्ट रिलेटेड कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट। बट इन केसेस में जहां पर हमें लग रहा है कि जेनेटिक इश्यूज भी हैं, वहां पर और भी अर्ली हमें कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट करने पड़ते हैं। ओके सर, वी कैन टेक मेजर्स। बिल्कुल सर, आपने कोलेस्ट्रॉल की बात की। आई थिंक ये बहुत मोस्टली कॉमन आस्क क्वेश्चन होता है कि कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करें, वो हमारी ऑडियंस को बताएं जरा। तो कोलेस्ट्रॉल इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। पहले तो सर बताइए कि होता क्या है कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल इज अ फैट लाइक सब्सटेंस, वसा जैसा पदार्थ होता है जो कि हमारे बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे हार्मोन सिंथेसिस में कोलेस्ट्रॉल का रोल आता है, हमारी जो सेल्स हैं उसकी मेम्ब्रेन्स में कोलेस्ट्रॉल का रोल आता है, तो कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड। बट देन जो बैड कोलेस्ट्रॉल है दैट इज
नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। वो बैड कोलेस्ट्रॉल जाके आपके आर्टरीज में जमा होता है, बीट हार्ट की आर्टरीज, बीट दिमाग की आर्टरीज, वो आपके पैर की आर्टरीज हो, तो वो जहां जहां जाएगा वहां वो ब्लॉक पैदा करेगा एंड वहां ब्लड की सप्लाई वो कम कर देगा। सो बैड कोलेस्ट्रॉल इज नॉट गुड। नाउ बैड कोलेस्ट्रॉल आज के टाइम में मोस्टली इट इज बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल चॉइसेस, हमारा खराब खाना, लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस एंड इन सम पार्ट जेनेटिक्स ऑल्सो। तो ये सब चीजें अगर हम लोग ध्यान रखेंगे, जेनेटिक्स यू कांट मॉडिफाई, यू कांट डिसाइड हु योर फादर विल बी, बट हाँ खाने पीने में अगर आप ध्यान रखते हैं, वो क्या क्या हो सकता है, आप खाने में क्या ध्यान रख सकते हैं? सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट मतलब जो एनिमल सोर्स से आने वाला फैट होता है। आप देखिए घी, चीज, बटर, ये सर्दी में जम जाता है, आप गर्म करेंगे पिघल जाता है। तो ये एक जो जमने वाला फैट है दैट इज सैचुरेटेड फैट, वो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। लेकिन लोग तो बोलते हैं कि आप घी खाओ, घी ज्यादा अच्छा होता है बॉडी के लिए। नहीं, घी इज रिक्वायर्ड, सैचुरेटेड फैट 5% आपकी बॉडी ले सकती है, बट एक्सेस में लिया हुआ इज नॉट गुड। एक एज के बाद अगर आपको हार्ट की बीमारी है तो वी टेल देम टू अवॉइड ऑल दिस एनिमल सोर्स ऑफ फैट। और जो गुड फैट है, अब घी मैं लेता था जी, अब आप उसकी जगह मैं क्या लूं? तो यू चेंज दिस विद वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स दे आर रिच इन पॉलीअनसैचुरेटेड एंड मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ओके। मॉडरेशन में, ऐसा नहीं है कि अब बोल दिया है तो तेल ही तेल ले रहे हैं, नहीं, कम अमाउंट में लिया हुआ वेजिटेबल ऑयल इज बेटर देन योर सैचुरेटेड फैट्स, घी, चीज, बटर। तो सर आपने वेजिटेबल ऑयल्स की बात की, कुछ ऑयल्स के ऑप्शन आप हमारी ऑडियंस तक शेयर कर दीजिए जो हेल्दी हो उनके लिए। नहीं, लुक इन मॉडरेशन आई थिंक आप जो भी ऑयल यूज करते हैं, बीट सोयाबीन, बीट ऑलिव, बीट राइस ब्रान, वो आप यूज कर सकते हैं। इट शुड बी इन मॉडरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल यूजिंग दिस ऑयल इज डू नॉट रीहीट ऑयल्स। जो ऑयल को आप रीहीट करते हैं इट इंक्रीजेस ट्रांस फैट्स। आप देखते होंगे जो लोग बाहर खाते हैं मार्केट में, सुबह से शाम तक वो एक ही ऑयल में तल रहे हैं, दैट इज वेरी बैड, दैट इज हाई इन ट्रांस फैट्स एंड ट्रांस फैट इज द वर्स्ट फैट फॉर योर हार्ट। इट इंक्रीजेस योर बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, इट कैन गिव यू लॉट ऑफ डिजीजेस। ट्रांस फैट इज अगेन हाई इन दिस प्रोसेस्ड फूड्स ऑल्सो। जो बेकरी आप खाते हैं काफी ज्यादा, केक्स, पेस्ट्रीज, उसमें भी ट्रांस फैट्स की मात्रा ज्यादा होती है। तो दिस टाइप ऑफ फैट इज बैड एंड आई थिंक यू शुड एब्सोल्युटली अबैंडन दिस। ओके। रिफाइंड ऑयल अच्छा होता है हार्ट के लिए? नहीं, लुक, रिफाइनिंग मींस टेकिंग केयर ऑफ द इम्प्यूरिटीज। ओके। रिफाइनिंग मींस लुक, जैसे सरसों का तेल है मान लीजिए, तो सरसों के तेल को आप रिफाइन करते हैं तो क्या करते हैं? यू टेक केयर ऑफ द इम्प्यूरिटीज। हमारी जो अथॉरिटी है, फूड रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है इंडिया की, FSSAI, हाँ यस, तो उन्होंने क्लियर गाइडलाइंस बोली हुई है कि रिफाइनिंग द ऑयल इज एक्सेप्टेबल बिकॉज इट टेक केयर ऑफ द इम्प्यूरिटीज। उसके बाद जो बहुत अगर लाउड स्मेल है उसकी या बहुत बैड स्मेल है, पंजेंट है वो, तो उसको थोड़ा सा कम कर देंगे। सरसों का तेल काफी पंजेंट होता है, कई लोग दे आर नॉट एबल टू टेक, स्मेल बहुत हैवी रहती है उसकी। सो इम्प्यूरिटीज को और स्मेल को थोड़ा सा साफ करने के लिए रिफाइनमेंट किया जाता है। सो इफ यू रिफाइन योर ऑयल अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस सो इट इज एक्सेप्टेबल। आजकल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स का भी ट्रेंड है, बट उसमें अगर बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है या बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है तो आप जो कई लोग तो वैसे भी नहीं उसको टॉलरेट करेंगे। एंड सेकेंडली जो फूड का टेस्ट है दैट माइट गेट डिजॉल्व बाय द ऑयल, जो आपने बहुत स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेलिंग ऑयल ले लिया है। तो दीज आर वेरियस रीजंस कि हम लोग रिफाइनमेंट को बोलते हैं कि यू रिफाइन योर ऑयल्स एंड देन यू चूज। इफ यू कैन टेक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, बट देन कई लोग उसको ले पाएंगे, कई लोग नहीं ले पाए। बिल्कुल। सर हम कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे थे, तो LDL और HDL ये क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा बताएं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे अलग है एक दूसरे से? यस, सो LDL इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। दिस इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। ये खराब कोलेस्ट्रॉल जो मैं बता रहा था, आप सैचुरेटेड फैट खाएंगे, आप ट्रांस फैट खाएंगे, आप स्वीट ज्यादा लेंगे, तो आप किसको बढ़ा रहे हैं? दिस LDL गोज अप। द ट्राइग्लिसराइड, अनदर टाइप ऑफ फैट जो कि बुरा माना जाता है, these cholesterol they go up। ये आपके आर्टरीज में जाके कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होंगे एंड वहां पर ब्लॉकेजेस पैदा करेंगे एंड दे विल गिव यू डिजीजेस। द सेकंड दैट इज HDL, दैट इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। H से आप याद कर सकते हैं अच्छा,
दैट इज हाउ वी यूज टू रिमेंबर इट. वाओ. H इज अच्छा, सो HDL इज द अच्छा कोलेस्ट्रॉल, इज द गुड कोलेस्ट्रॉल. तो HDL क्या करता है, वो रिवर्स ट्रांसपोर्ट करवा सकता है. जहां पर वो जम गया है वहां से उठा के वापस लीवर तक लाने का काम HDL का होता है. सो HDL कोलेस्ट्रॉल इज द गुड कोलेस्ट्रॉल. तो अब LDL के लिए तो भाई मैंने बता दिया आपको, सैचुरेटेड फैट कम करिए जी, एक्सरसाइज करिए, नींद पूरी लीजिए, अगर बहुत हाई है तो यू हैव मेडिकेशंस. HDL के लिए क्या करें, और HDL क्यों कम रहता है? तो HDL बढ़ाने के लिए देयर आर मेडिकेशंस, बट वी यूजुअली डोंट प्रमोट मेडिकेशंस. हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि इफ यू स्मोक, स्मोकिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन कि आपका HDL कम हो जाता है. यू क्विट स्मोकिंग, योर HDL chances are there it might go up. You start exercising, exercise can increase your HDL levels. Take good food, अच्छा food, soluble food rich in soluble fibers, food rich in vitamins, minerals. या आप इन सबको लेंगे तो your saturated fat, जो अच्छा फैट है, सॉरी HDL, that will go up. तो LDL को आपको नीचे लाना है, ट्राइग्लिसराइड्स को आपको नीचे लाना है, एंड द गुड कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL शुड गो अप. तो दिस इज हाउ वी टारगेट आवर पेशेंट्स के इनके ये लेवल्स को हमें इस तरह से ऊपर या नीचे लाना है. मतलब सर जितना भी आपने बताया, एक चीज जो एक पॉइंटर बाहर निकल के आया वो ये है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल पे बहुत ध्यान देना है. अगर आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं, आपका प्रॉपर खान पान है, आपका डाइट अच्छा है, एक्सरसाइज आप प्रॉपरली करते हो, तो आपका हार्ट काइंड ऑफ हेल्दी रह सकता है. अगेन आपको बीपी शुगर है, आपको हाइपरटेंशन है, आपका कोलेस्ट्रॉल खराब है, तो आपको मेडिकेशन को भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा. ये तो एक हेल्दी, अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल जिसको कोई बीमारी नहीं है उसके लिए मैंने बोल दिया. आजकल 30-40 पे बीपी आ रहा है लोगों को, डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया. तो अगर आपको ये सब है तो इन सब के अलावा आपको हो सकता है कुछ मेडिकेशन भी लेनी पड़े जो कि आपके शुगर को और बीपी को चेक में रखें. इवन आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, इफ यू आर नॉट कंट्रोलिंग, आप अपने शुगर को कंट्रोल में नहीं रख रहे हो, नहीं रहता है कभी कभार. अगर आपकी पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रही हैं, आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, कितना भी आप रिड्यूस कर लें वेट को, देयर आर चांसेस के आपको थोड़ी मोड़ी रिक्वायरमेंट डायबिटीज की मेडिकेशंस की, बीपी की मेडिकेशंस की रहेंगी. तो यू नीड टू टेक दोज मेडिकेशंस आफ्टर कंसल्टिंग योर डॉक्टर. सर आपने कुछ मेडिकल कंडीशंस की बात की, जैसे आपने बताया कि अगर आपको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, इसके साथ एक और आता है हाइपरथायरॉयडिज्म. तो लोग बोलते हैं कि जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उनको हार्ट डिजीज होने का भी रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है. इसका क्या कनेक्शन है? लुक, थायराइड जो है वो बेसल हमारे सारे काम करने के लिए वो जरूरी है. हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों में ही हार्ट की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड कम बनेगा बॉडी के अंदर, तो वो हल्का सा मोटापा दे सकता है. हाइपोथायरॉयडिज्म में कोलेस्ट्रॉल की एबनॉर्मलिटीज आपको रह सकती हैं. हाइपोथायरॉयडिज्म कॉन्स्टिपेशन पैदा कर सकता है. तो कई तरह की बीमारियां हाइपोथायरॉयडिज्म में हो सकती हैं. इवन कार्डियक रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म लोगों में हार्ट के आसपास पानी भरने का चांसेस रहता है. वी कॉल इट पेरिकार्डियल इफ्यूजन. हार्ट के ऊपर की परत के बीच में पानी भी भर सकता है. इसी के उल्टी तरफ हाइपरथायरॉयडिज्म, इवन हाइपोथायरॉयडिज्म में आपकी हार्ट रेट भी काफी स्लो जा सकती है. थायराइड हाइपो में, हाइपरथायरॉयडिज्म जहां पर कि थायराइड बढ़ रहा है, वहां पर थायराइड आपकी हार्ट रेट को बहुत रैपिडली बढ़ा सकता है. इन थायरोटॉक्सिकोसिस जहां पर कि थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कई तरह की हार्ट रेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसमें कि धड़कन बहुत तेज बढ़ गई है, उसको हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं. तो थायराइड यस श्योरली आपकी हार्ट हेल्थ को अफेक्ट करता है. अगर आप हाइपो या हाइपर किसी से भी पीड़ित हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंगली दवाइयां लेनी चाहिए अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलके, नॉट ओनली थायराइड के लिए बट बाकी ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए भी. ओके मतलब आपको एक प्रॉपर चेकअप तो कराते रहना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बिल्कुल. ऑल्सो सर आपने ना स्मोकिंग मेंशन किया था कि जिनको स्मोकिंग जो लोग करते हैं ना उनके भी हार्ट पे रिस्क कहीं ना कहीं रहता है. मैं आपसे जानना चाहूंगी, स्मोकिंग के साथ एक और शब्द आता है अल्कोहल. तो हमें पता है कि अल्कोहल और स्मोकिंग से तो हमारे लंग्स खराब होते हैं, अल्कोहल से लीवर भी डैमेज हो जाता है. क्या हार्ट पर भी इसका असर पड़ता है अल्कोहल का? बिल्कुल. स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों ही हार्ट के लिए नुकसानदायक है. स्मोकिंग आजकल जो आप सुन रहे हो यंग एजेस में जो अटैक आ रहे हैं, काफी बड़ा कारण अर्ली स्मोकिंग, जो स्मोकिंग लोग कर रहे हैं उसके कारण है. स्मोकिंग आपकी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेजेस को बढ़ाता है, आपकी बीमारी जिस एज पे आनी चाहिए उससे पहले लाता है. आप लंग्स की इश्यूज, कैंसर, वो सब तो बातें हैं, बट हार्ट हेल्थ के लिए भी स्मोकिंग बहुत ही खराब है. कमिंग टू अल्कोहल, अल्कोहल जैसे आपने बोला लीवर पे इफेक्ट करता है और
जो अदर सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो तो हैं ही। आप ड्रिंक करके सुसाइड्स, होमिसाइड्स, ये सब जो इशू हैं वो तो अलग हैं, बट अल्कोहल इज द डायरेक्ट मायोकार्डियल टॉक्सिन। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में बिंज ड्रिंकिंग करते हैं तो वो आपके हार्ट की मसल्स को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। इसके साथ साथ वो आपकी हार्ट रेट एबनॉर्मलिटीज को भी पैदा कर सकता है। देयर इज अ स्पेसिफिक डिजीज, उसको हम लोग बोलते हैं हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम। अच्छा, ये क्या होता है? हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम में यूजुअली सैटरडे संडेज हैं, हॉलीडे चल रहा है, यू बिंज ड्रिंक एंड द नेक्स्ट डे यू डेवलप दैट हार्ट रेट एबनॉर्मलिटी, जिसको हम लोग ज्यादातर एएफ बोलते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन। So you had a binge of alcohol yesterday, one day back, and the next day you have this AF. So this Party is- animals. Yes. So this is holiday heart syndrome. तो अल्कोहल मैंने बताया एक तो डायरेक्ट इंजरी करता है, हार्ट रिदम एबनॉर्मलिटीज ये कर रहा है, कई तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो क्रोनिकली अल्कोहल लेते जा रहे हैं, कई तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज उनके अंदर होती हैं जो कि आपके हार्ट को अफेक्ट करती हैं। अगेन अल्कोहल लंबे समय तक लिया हुआ हार्ट को डायलेट कर देता है, फैला देता है, उसकी पंप करने की ताकत को कम कर सकता है। ओके। तो हाँ, अब पॉजिटिव अगर बोले तो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल के ऊपर उसका एक गुड इफेक्ट है, ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाता है जो कि एक खराब कोलेस्ट्रॉल है, बट एचडीएल को भी वो थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलता हूँ मैं। बट नो डॉक्टर प्रमोट्स अल्कोहल, क्योंकि इसके अदर देन दीज साइड इफेक्ट्स जो मैंने अभी इन्यूमरेट किए हैं, सोशल जो इसके नुकसान है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एक छोटा सा बेनिफिट। तो अल्कोहल एंड स्मोकिंग इज अ स्ट्रिक्ट नो फ्रॉम कार्डियोलॉजी, और मुझे लगता है सिर्फ कार्डियोलॉजी नहीं, ऑल द डॉक्टर्स वी रिकमेंड के नहीं आपको करना बिल्कुल चाहिए। करना।